का भी अगर कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। शाबाश, सर बोलो। सर एक बार सर एक्सेलरेशन बता दो सर, कैसे निकालनी है सर इसकी। बेटा अब ये मैथमेटिक्स आ जाएगी शौर्य। यहाँ पर अब ये 3 इक्वेशन तेरे को बनाने आ गई है। सर ये इक्वेशन तो सर बनी गई मेरी। अब इसके अंदर से अगर तू ये बोलता है कि सर इससे निकालनी कैसे है, मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, तेरे पास मैथ्स है कि मेडिकल है कि नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल है सर। तो मैं तेरे को बोलता हूँ कि बेटा अगर ये इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर बेटा मैथ्स रखने का क्या फायदा होगा? सर आगे मतलब इसी से सॉल्व हो जाएगी ना सर? मतलब ये तो नहीं मैं फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स सपोर्टिंग माइनस फोर्स वो तो अपोजिंग। लगा, वो वही तो फोर्सेज, ये सारी इक्वेशन वहीं से तो बनती है शौर्य। ये सारी इक्वेशंस वहीं से तो बन रही है बच्चे। जैसे पहले दो को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस T1, पहले दो को ऐड कर दे, इन दो को ऐड कर दे तो तेरे पास कितना आ जाएगा? 100, T2 से T2 कैंसिल, माइनस T1 माइनस 6 इज इक्वल टू 13। फिर बच्चे जो रिजल्ट आएगा उसको 6 माइनस T1 इज इक्वल टू 2a से ऐड कर दे। 6 से 6 चला गया, T1 से T1, तो 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 है। 2 मिनट का काम था। ले, आ गई एक्सेलरेशन। सर हम उस मेथड से भी कर सकते हैं ना, एक्सेलरेशन इक्वल फोर्स सपोर्टिंग माइनस फोर्स अपोजिंग। काका जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वहां से भी तो इक्वेशन ही बनती है, वहां से कौन सी डायरेक्ट इक्वेशन आपके पास आंसर आता है? मेरी बात समझ रहे हो? वहां से कौन सी डायरेक्ट आपके पास आंसर आता है? और जो डायरेक्ट आंसर आता है वो तो बड़ी सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम्स थी। हर जगह पे आपके घर के अंदर अगर चाकू से सब्जी काटी जा सकती तो उससे पेड़ नहीं काटा जा सकता। और अगर आरी से पेड़ काटी जाती है तो बच्चे उससे घर की सब्जी नहीं काटी जाती। कैंची से कपड़ा काटा जा सकता है, उससे आप सब्जी नहीं काट सकते। मतलब हर सिचुएशन के लिए अलग अलग आपके पास कंडीशंस होती है। जो बहुत सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम होती है विदाउट फ्रिक्शन, वहां पर तो 2 मिनट में एक्सेलरेशन निकल जाती है। लेकिन जब प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाए तो हम चीजों को बहुत सिंप्लीफाइड वे से नहीं देख सकते, हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। जैसे कंस्ट्रेंट में भी हमको इक्वेशन से काम नहीं चलता है बच्चे, वहां पर भी कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसे बच्चे यहाँ पर भी हमारे पास कोई शॉर्टकट अब नहीं है बच्चे, ठीक है? तो एक मुश्किल प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आती है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन ये देख तो ले, ये क्या है बच्चे बता मुझे? ये सपोर्ट फोर्स नहीं है बच्चे जो इसको नीचे लेके आ रही। और T2 आपके पास क्या है बच्चे? शाबाश बताओ। अपोज। ये मास अगर नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट कर रहा है और ये अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 3 kg की बॉडी आगे जा रही है तो ये बच्चे सपोर्ट कर रहा है, और T1 और फ्रिक्शन अपोज कर रहा है तो वही सपोर्ट बच्चे हमारे पास और वही अपोज, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर वाली बॉडी के लिए फ्रिक्शन सपोर्टिंग फोर्स है, माइनस T1 अपोजिंग फोर्स है। बात तो वही है, मैं तो कभी चेंज किया ही नहीं अपने कॉन्सेप्ट। ठीक ओके है, सर। मैं कभी अपने कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बच्चे आपके पास वही रहते हैं, ये कभी चेंज ही नहीं हो सकते। चलो आगे चलते। नेक्स्ट इज बच्चे का डाउट है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट at the origin is given by t is equal to 0. It is subjected to the force F is equal to F naught. F is equal to F naught e की पावर माइनस b into t. ये बच्चे हमारे पास है। अब मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इसलिए भी नहीं निकाल पाते क्योंकि उनकी मैथ्स वीक होती है, ये भी ध्यान रखना। उनकी मैथ्स काफी वीक हो जाती है जिसकी वजह से वो ये क्वेश्चन नहीं निकाल पाते। तो मैथ्स के अंदर आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये मेरे पास है बच्चे और मुझे यहाँ पर इसकी स्पीड बतानी, इसकी स्पीड किसके बराबर होगी, फोकस करनी। आपके पास फोर्स एंड दिस इज एफ नॉट ई की पावर माइनस बी टी, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी? एफ नॉट अपॉन एम e की पावर माइनस बी टी। The acceleration is given by dv upon dt and f naught by m e की पावर माइनस बी टी, और we can write down dv is equal to f naught by m e की पावर माइनस बी टी इंटू डी टी। अब ये क्या है? हमारे पास फोर्स को मास से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय मास, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन dv अपॉन dt होती है, लिख लिया। और dv बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब मुझे इसको
वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चे, और इंटीग्रेशन से हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। जरा चेक कर लेते हैं बच्चों। और t इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपके पास ये पार्टिकल रेस्ट के ऊपर था, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल रेस्ट के ऊपर था, और t टाइम पर इसकी वेलोसिटी भी, dv की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है भी, और 0 से लेके भी इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस बी टी क्या होती है, e की पावर माइनस बी टी ही होगी, डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस टी, और ये 0 से लेके t के बीच में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू एफ नॉट बाई माइनस ऑफ बी एम, और इसकी वैल्यू डाल देते हैं, e की पावर माइनस बी टी माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 क्या हो जाती है आपके पास, 1 हो जाती है, नेगेटिव साइन अंदर ले जाओ, एफ नॉट बाई एम बी, और ये मेरे पास 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ बी टी। चलो जी अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनता है आपके पास इसका, सबसे पहले अगर t की वैल्यू 0 है तो ये फिर से 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाता है बच्चे, 0। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये टिपिकल ग्राफ की कैटेगरी में आता है, ये टिपिकल ग्राफ की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर मेरे पास t की वैल्यू 0 होती है तो e रेज टू पावर 0 हमेशा 1 होती है, और अगर t की वैल्यू इंफिनिटी होती है तो e की पावर इंफिनिटी क्या हो जाती है, 0। ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हो जाएगा और इनफाइनाइट टाइम पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो आपकी जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट हो जाएगी, एफ नॉट अपॉन एम बी, तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पर जाकर कांस्टेंट हो जाएगी ऐसे। तो ये हमारे पास इसका टिपिकल ग्राफ है। कई बच्चे इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ आपके पास ऐसे हो जाता है, ये कई बच्चा ऐसे भी याद कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक टिपिकल क्वेश्चन है, जिस बच्चे की मैथमेटिक्स थोड़ी सी भी वीक है वो थोड़ा सा इसमें घबरा जाता है, वो घबरा जाता है इसके अंदर से, वो बोलता है कि भैया हम कैसे करें। हम उसको समझाते हैं कि भाई देखिए ये सिंपल है, ग्राफ की टेक्निक है, और ये ग्राफ की टेक्निक के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा अगर बाकी बच्चों से आगे जाना चाहते हैं। ठीक है हर्षो, तो इसका आंसर हमारे पास ऐसे है। सर मैंने इंटीग्रेशन ही की थी ना तो नहीं हुआ मेरे से ये वाला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इश्यू वाली बात नहीं, कोई, मैंने तभी बोला कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, और किसी बच्चे का कोई डाउट फ्रिक्शन वगैरह से रिलेटेड, हर्षु ने तो अपने डाउट कंप्लीट कर लिए, और किसी बच्चे का कोई डाउट, और किसी बच्चे का, बोलिए। सर अगर हम डाइनिंग टेबल पे कांच का जो होता है उस पे टेबल क्लॉथ बिछाया तो वो क्या उसकी फ्रिक्शन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? देखिए हमारे पास यहाँ पर टेबल क्लॉथ के ऊपर रखने से बच्चा, हमारे पास दोनों चीजें हो जाती है। कई बार होता है बच्चे कि जब आप कांच का गिलास रखते हो तो कांच के गिलास को रखते एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि दो चीजों के बीच में अगर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो भी हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, वैक्यूम हो गया ना, कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। वैक्यूम का मतलब बीच में से हवा निकाल दी। तो कई बार होता है कि आपने देखा होगा कोई सामान जमीन पे गिर जाता और वो आप उठाते हो तो उठता नहीं, कभी देखा आपने, आप उठाते हो चारों तरफ से yes, तो वहां पर आप बोलोगे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन एक्चुअल के अंदर वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो वैक्यूम को अवॉइड करने के लिए कि कहीं पर ऐसा ना हो कि कांच के गिलास पे कांच का सामान रख दिया जाए, तो उसमें बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि बीच की हवा किसी तरीके से पास आउट हो जाए, और हवा अगर निकल जाएगी तो उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाते हैं। तो टेबल क्लॉथ होता है इजिली आप उठा सके, और कई केसेस में हम टेबल क्लॉथ इसलिए भी लगा देते हैं बच्चे, दोनों तरफ का काम करता है वो, ताकि जो सामान है बच्चा हमारे पास वो जल्दी गिरे भी ना। जैसे लैपटॉप रख दिया आपने, पेन रख दिया, तो दोनों ही केसेस है कि अगर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो वो ना हो सके, और अगर कोई सामान है जो जल्दी गिर सकता है उसको होल्ड भी किया जा सके, तो दोनों पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, और किसी बच्चे का कोई डाउट? शाबाश। चलिए, सो हमारे पास हम डिस्कस कर रहे थे कल सर्कुलर मोशन, तो हमारी डिस्कशन किसके ऊपर हो रही थी बच्चे? सर्कुलर मोशन की हो रही थी। तो हमारी डिस्कशन सर्कुलर मोशन की हो रही थी, और हमने क्या सीखा बच्चे, क्या हमारे पास क्या कौन सी फोर्स होती है बच्चे बताओ? शाबाश,
सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ को लगती है और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, आपके पास इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारे पास सिस्टम के अंदर एक बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाती है। और मैंने आपको समझाया था कि कोई भी फोर्स सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। जैसे कल हमने बच्चे एक केस देखा था साइकिल का, और साइकिल के अंदर हमारे पास क्या केस था बच्चे, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r इंटू। याद रखना बच्चे, अगर हमारे पास एरोप्लेन भी है या फिर बच्चे हमारे पास वाटर स्टीमर भी है, ये भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अगर हम एरोप्लेन का केस देखते हैं बच्चे, सपोज वी टेक द केस ऑफ द एरोप्लेन। आपने देखा होगा जब कोई एरोप्लेन हमारे पास मूव करता है, ये देखिए ऐसे हमारे पास जब कोई एरोप्लेन आपके पास मूव करता है तो ये एरोप्लेन हमने देखा होगा बच्चे सर्कुलर पाथ के ऊपर टेढ़ा हो जाता है। ये बच्चा हमारे पास सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, ये एक एंगल पे चला जाता है ताकि बच्चे इस सर्कल को क्या कर सके, कंप्लीट आपके पास कर सके। इस केस में हमारे पास इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलती है n, और हमारे पास यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट, ये जहाज बच्चे वर्टिकल के साथ एंगल n बना रहे, तो n cos थीटा ये हवा से नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है, बायोन फोर्स जिसको बोलते हैं। और हमारे पास यहाँ पर mg आ गया, और n sin थीटा बच्चे आपके पास क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। n sin थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, शाबाश बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स। और n sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा, mv स्क्वायर बाई r। तो n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r एंड डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा, n cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, mg। देखिए रिजल्ट फिर दोबारा से वही सेम है कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, शाबाश बताओ, v स्क्वायर अपॉन r। तो टेंजेंट थीटा बताओ किसके बराबर है, शाबाश बताओ, v स्क्वायर अपॉन r। वाटर स्ट्रीमर के केस में भी यही होता है, जहां पर आप टिल्ट करते हो, आप एक एंगल पे टिल्ट कर जाते हो, ऐसे करके आपका हवाई जहाज टिल्टिंग कर जाता है। और इसके टिल्टिंग करने की वजह बच्चे हमारे पास क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है कि इसको हवा से बायोन फोर्स एक एंगल पे मिलती है। इस बायोन फोर्स का एक कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस कर लेता है और दूसरा कंपोनेंट अनबैलेंस्ड है जो कि सेंटर की तरफ लगता है, और वो आपके पास क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सिस्टम की ही कोई फोर्स, जब भी आप सर्कुलर मोशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिस्टम की ही कोई फोर्स क्या बन जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। सिस्टम की ही कोई फोर्स आपके पास क्या बन जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। ये बड़ी सिंपल सी चीज। अब हम आगे की तरफ को चलते हैं। तो आज बच्चे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे, आपके पास मोशन ऑफ द कार। मोशन ऑफ द कार, हम मोशन ऑफ द कार ऑन द फ्लैट ग्राउंड देखते हैं। अब क्या आप अपनी कार को मोड़ते हुए, क्या अपनी कार को आप मोड़ते हुए एक एंगल पे लेके आ सकते हो फ्लैट ग्राउंड पे, जैसे आपकी साइकिल टिल्ट हो जाती है, जैसे आपका वाटर स्टीमर टिल्ट हो जाता है, जैसे हवाई जहाज एक एंगल पे चला जाता है। क्या फ्लैट ग्राउंड के ऊपर जब गाड़ी मुड़ती है तो क्या वो गाड़ी एक एंगल पे टिल्ट होती है, यस और नो? आंसर है। अगर हमारे पास एक पूरी तरीके से ये एक फ्लैट आपके पास ग्राउंड है ऐसे, और हमारे पास यहाँ पर कोई एक गाड़ी है बच्चे, आपके पास ये गाड़ी है, और ये गाड़ी हमारे पास यहाँ पर क्या कर रही है, इसके ऊपर मोशन कर रही है। या हमारे पास यहाँ पर एक गाड़ी जो है बच्चे वो आपके पास क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ये गाड़ी बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मोशन कर रही है, ये इसके फ्रंट व्यू, या हमारे पास इस गाड़ी का फ्रंट व्यू, या हमारे पास इस गाड़ी का आपके पास कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है। और ये इस गाड़ी को अगर हम देखते हैं तो ये भी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना चाहती है। इस वक्त इस गाड़ी की वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड और ये मुड़ना चाहती है।
ये हमारे पास v मीटर पर सेकंड है और ये मुड़ना चाहती है। एक चीज, जैसे आप गाड़ी के स्टीयरिंग को मोड़ते हो तो गाड़ी के जो पहिए होते हैं वो कहाँ की तरफ को जाते हैं, वो इनवर्ड मूव करते हैं। कभी ऑब्जर्व किया आपने? जैसे मैं गाड़ी इस तरफ को मोड़ना चाहता हूँ तो गाड़ी के टायर ऐसे मुड़ते हैं, यस ये सर। ऐसे। और अगर गाड़ी इस तरफ मोड़ना चाहता हूँ तो टायर ऐसे मुड़ते हैं। यानी कि जो टायर्स हैं बच्चे वो हमारे पास, अब जैसे गाड़ी इधर मुड़ना चाहती है तो गाड़ी के टायर्स किस तरफ को जाएंगे, यहाँ से सर्कुलर मोशन वाली से बाहर की तरफ के अंदर की तरफ बच्चे हमारे पास। बोलो शाबाश। अंदर की तरफ। अच्छा, जैसे बच्चे ये अंदर की तरफ को जाएंगे आपके पास तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी बताओ, इस पे फ्रिक्शन लगने लग जाएगी। हालांकि ये मैं बहुत आसान करवा रहा हूं, आगे चलकर यही स्टेटमेंट और यही चीजें बहुत अलग हो जाएंगी। कहां पर? रोटेशनल मोशन में। तब ये भी पता लगेगा कि गाड़ी के टायर्स का सेपरेशन और गाड़ी के टायर्स की हाइट बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। गाड़ी की सेपरेशन बहुत मैटर करती है। खैर, अभी बहुत सिंप्लीफाइड व्यू है कि जैसे ये बाहर की आपके पास अंदर भागेगी तो रिलेटिव मोशन अंदर हो रही है तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लग जाएगी? शाबाश बताओ बच्चे, बाहर की तरफ। और ये फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन से आ जाएगी, ये जो कि वेट mg के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे म्यू इंटू एन। ये बच्चे हमारे पास म्यू इंटू एन, ये आपके पास किसको सपोर्ट करेगा बच्चे? आपके पास के क्या बन जाएगा बच्चे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mv स्क्वायर बाई आर और म्यू इंटू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। m से m हमारे पास कैंसिल है तो बताओ आपकी वेलोसिटी कितने के बराबर आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगी? शाबाश बताओ, म्यू। इस वेलोसिटी से अगर आपकी गाड़ी चलती है तो वो आर रेडियस के टर्न को क्या कर जाएगी बच्चे? कवर अप कर जाएगी। लेकिन ये हमारे लिए सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, पता है आपको, बहुत खतरनाक है। ये सिचुएशन हमारे लिए इतनी इजी नहीं है। यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से हम फ्लैट रोड को आप क्रॉस कर पा रहे हैं। नाउ दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, ये काफी डेंजरस है बच्चे। और ये डेंजरस इसलिए है, मान लिया जाए कि म्यू की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है? लेस हो जाती है, तो फिर क्या होगा? अगर म्यू की वैल्यू लेस हो जाती है तो आप जिस वेलोसिटी से इस टर्न को क्रॉस कर रहे हो, इस टर्न को निकालना चाहते हो, अल्टीमेटली उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मान लो बारिश पड़ गई, मान लीजिए बर्फ गिर गई तो म्यू अपने आप कम हो जाता है। और आपको आदत है उस कर्व को एक सर्टेन स्पीड पे क्रॉस करने की, तो आपको जजमेंट नहीं हो पाएगा और आप हो सकता है कि इस कर्व को क्रॉस ही ना कर पाओ या आपके साथ कुछ एडवर्स हो जाए। और इसके रीजन क्या है बच्चे? म्यू अगर लेस होगा तो इस कर्व को क्रॉस करने वाली वेलोसिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी? तो ये तो डेंजरस है ना। अगर मुझे अंदाजा नहीं हुआ तो, अगर मेरी स्पीड ज्यादा रही तो उस केस के अंदर मैक्सिमम कर्व्स, तभी तो बच्चे क्या लिखा जाता है, अगर आप पठानकोट के जगह पे देखे, एक जगह पे बहुत गंदी सड़क किसी इंजीनियर ने बनाई हुई, गौशाला रोड का पता है पार्थ बच्चे आपको, जो सिविल हॉस्पिटल की तरफ है? पार्थ, यस सर। पठानकोट के एक जगह पड़ती है गौशाला, सर्कुलर रोड जिसको बोलते हैं, जो बच्चा आपके पास सिविल हॉस्पिटल पठानकोट से सुजानपुर के बीच में बच्चे जो पुल बना उसको जोड़ती है, वहां पर गौशाला के पास एक वार्निंग सिग्नल उन्होंने लगा रखा है और वो लगा रखा है कि कॉशन शार्प कर्व अहेड। और वहां पर बच्चे उन्होंने बिल्कुल फ्लैट इस टर्न को मोड़ दिया गया, वहां पर मैक्सिमम एक्सीडेंट होते और मैक्सिमम एक्सीडेंट होने की वजह लोगों को का ये जो है बच्चे इस बात के को नजरअंदाज कर देना। और वो क्या नजरअंदाज कर देना बच्चे कि वहां पर मुझे कम वेलोसिटी से क्रॉस करना, उनको वेलोसिटी का एहसास नहीं हो पाता है तो वो बच्चे कर्व से गाड़ी निकलकर सामने खेतों में चली जाती है क्योंकि उनको ज्यादा स्पीड में उस कर्व को क्रॉस करने की जरूरत होती है। तो फ्लैट रोड पे तो बहुत डेंजरस है। दूसरा, हमारी सारी डिपेंडेंस फ्रिक्शन पे है, तो मेरे पास जितने भी टायर्स होंगे वो टायर्स बच्चे हमारे पास क्या होने लग जाएंगे? वियर एंड टीयर। क्या होने लग जाएंगे? वियर एंड टीयर। बिल्कुल। अब एक बात बच्चा आप हर 2 महीने के अंदर सुनते होंगे कि पठानकोट की तरफ को जो रास्ता मुड़ता है ढमटाल से,
एक रास्ता मुड़ता है पठानकोट की तरफ, जब पहाड़ी Yes, इलाका sir. start हो, वहां पर आप हर 2 महीने में सुनते होंगे आज ये ट्रक गिर गया, ये एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया। Yes, sir. वो क्यों होते हैं? रीजन बच्चे, जो ट्रक ड्राइवर है उनको लगता है या गाड़ी वालों को लगता है कि ये कर्व को तो हम बड़ी आराम से स्पीड पे निकाल देंगे, जबकि वो फ्लैट रोड है। बंदे को समझ में आना चाहिए कि आप एक सर्टेन स्पीड से ऊपर वहां पर जा ही नहीं सकते। तो इलाज क्या है फिर? तो क्वेश्चन का आंसर आता है इलाज क्या है। ये तो धीरे धीरे हमको पता लगने लग गया कि हम कई बारी हम स्कूटी को काफी फास्ट किसी सर्कुलर टर्न से क्रॉस करते हैं तो हमको बड़ा जोर लगता है, आपको बहुत जोर से उसको टिल्ट करना पड़ता है। लेकिन गाड़ी को तो आप टिल्ट नहीं कर सकते, गाड़ी ने तो फ्लैट ही जाना, उसने तो चारों पहियों पे रहना। तो तरीका क्या है? तो तरीका बच्चा साइंटिस्ट लोगों ने और इंजीनियर्स ने ढूंढा, विच इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ द रोड, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या मतलब क्या है, मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है? फोकस करना। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है आप रोड के बाहर वाले हिस्से को रेस कर दो और अंदर वाले हिस्से को थोड़ा नीचे ले जाओ। और यहाँ पर जो आपकी रोड होती है, ये बच्चे हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके ये आपके पास रोड का स्ट्रक्चर एक इंक्लाइंड प्लेन जैसा हो जाता है। आपके रोड का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास किसकी तरह हो जाता है? एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह, एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह हो जाता है। एक इंक्लाइंड प्लेन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम गाड़ियों को पहाड़ी इलाके से चलाते हैं, पहाड़ी इलाके से, जो बच्चे जैसे हर्षो आप ऊना के हो, तो अगर आप बाबा बालकनाथ वाली तरफ को जाते हो तो वहां पर बच्चा आपने पहाड़ी इलाके पे देखा है, जो सड़क होती है बच्चे वो बिल्कुल फ्लैट नहीं मुड़ती है, बाहर वाला हिस्सा थोड़ा रेज होता है और अंदर वाला हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ। Yes, sir. ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। और जो गाड़ी बच्चे हमारे पास होती है, वो गाड़ी बच्चे हमारे पास ऐसे चलती है, ये गाड़ी बच्चे हमारे पास ऐसे चलती है, ये गाड़ी बच्चे हमारे पास ऊपर नहीं जा रही है, ये सामने की तरफ को आ रही है, ऐसे करके। इसको हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ द रोड। दिस इज नोन एज टू बी द बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड के साथ साथ आपको मैं एक और बात बता दूं कि हमारे पास हम बैंकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स भी करते हैं। जो आपका रेलवे ट्रैक होता है आप उसकी भी बैंकिंग करते हो, उसको भी बच्चे एक एंगल पे लेके जाते हैं। जब गाड़ी या ट्रेन मुड़ती है बच्चे, आपकी गाड़ी सामने की तरफ को आ रही है, ये पाथ ऐसे, ये पाथ ऐसे। जो गाड़ी है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर, ध्यान से देखना, जो गाड़ी है बच्चे वो हमारे पास ऐसे, ये गाड़ी का फ्रंट हिस्सा है, ये गाड़ी की हेडलाइट्स है, ये गाड़ी का टायर है, ये गाड़ी का टायर, और ये गाड़ी के बच्चे हमारे पास यहाँ पर विंड स्क्रीन टाइप है। तो ये गाड़ी बच्चा हमारे पास ऐसे मूव करती है। तो हमारे पास ये जो एंगल बनता है इसको आप क्या बोलते हो? बैंकिंग। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग एंगल। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है? रेजिंग द आउटर एज, रेजिंग द आउटर एज। हम गाड़ी को तो टेढ़ा नहीं कर सकते थे, तो हमने किसको टेढ़ा कर दिया बच्चे आपके पास? रोड को टेढ़ा कर दिया। द रेजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ द रोड और आउटर एज ऑफ रोड ऑफ द रोड with respect to inner edge, with respect to the inner edge। यहां से अगर कोई बच्चा गुरदासपुर से बटाला की तरफ को जाता है, वहां पर इंजीनियर ने बहुत कमाल का काम किया हो, क्योंकि हम साइंटिस्ट लोग हैं तो हमें ये पता है कि इंजीनियर ने कहाँ अच्छा काम किया और कहाँ पर बुरा काम किया। तो वहां पर अगर आप गुरदासपुर से बटाला की तरफ को जाते हो तो वहां पर बच्चा आप देखना कई ऐसे मोड्स आते हैं शार्प और तीखे, जहां पर आपको साफ नजर आता है कि आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्लाइटली टेढ़ी होगी। आपको मतलब कि टेढ़ी होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल, आपको नजर आता है कि आपकी गाड़ी अब थोड़ी सी एंगल पे आप जाके क्रॉस कर रहे हो, बड़ी आराम से और स्मूथली बच्चे वो गाड़ी क्रॉस हो जाती है। तो रेजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, इसको बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। एंड द एंगल ऑफ रेजिंग, एंड द एंगल ऑफ द रेजिंग, और जो एंगल ऑफ रेजिंग है इज कॉल्ड, इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड द बैंकिंग एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? बैंकिंग एंगल बोलते हैं।
दिस इज कॉल्ड द बैंकिंग एंगल। और ये एग्जेजरेटेड फिगर है, मतलब कि मैंने जानबूझ के एंगल बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं होता। बैंकिंग ऑफ रोड, मान लिया जाए कि अब आप में से कोई बच्चा ये बोलता है कि सर 2 मिनट रुकिएगा, कि सर हमने बैंकिंग ऑफ रोड नहीं देखा है, तो जरा हम उसको बताने की यहाँ पर कोशिश करते कि बैंकिंग ऑफ रोड आपके पास कैसे हो जाता है। एक मिनट, मैं स्क्रीन देखता हूँ, आपको शेयर करवाता हूँ कुछ। एक मिनट, आपको साथ साथ पता लग जाएगा, वेट करिए 2 मिनट बच्चे। ओके, पार्थ अब तेरा लैपटॉप कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक है, बढ़िया हो गया। यस सर। देख ले तो अभी कुछ ये आपको, ये देखिए बच्चे, ये मस्त है, ये आपको नजर आएगा। अरे कहाँ चला गया भैया, ये दिखाई दे रहा बच्चे, ये दिखाई दे रहा है ट्रक आपको? थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अरे भाई, ये ट्रक नजर आ रहा है बच्चा, आप बच्चों को? यस सर। ये भी आ गया, इंटरनेट कनेक्शन है अनस्टेबल। इंटरनेट बोलता है कि यार मेरा सर मत खाओ। यहाँ पर आप देखिए कि आपकी इतनी भारी जो कार है बच्चे, ये बड़े आराम से सर्कुलर टर्न को क्रॉस कर देगी। यानी कि बच्चे आपने इसको कटोरी जैसा बना दिया, आपने बच्चे इसको किसकी तरह बना दिया? कटोरी की तरह बना दिया। तो ये बच्चे हमारे पास क्या बन जाता है? बैंकिंग ऑफ द रोड। बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये पलटेगी नहीं। यस सर। बेटा, मौत का कुआं देखा आपने? मौत के कुएं में जहां पर लोग मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हैं, तो वहां Yes, पर sir. वो क्यों नहीं पलटते हैं बच्चे हमारे पास? बताओ, रीजन है बच्चे। लेकिन हाँ, आपको स्पीड चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल जाकर रोक दे, बोले कि सब पलटेगी थोड़ी ना, आपने बोला था। अगर आप स्पीड कम रखोगे तब ये नीचे आती है, स्पीड ज्यादा रखोगे तो ये बाहर की तरफ को जाती है। और स्पीड अगर ऑप्टिमम हो तो ये जहां पर है वहीं पर रखकर बच्चे बाहर की तरफ। ये बच्चे फिजिक्स है, यही तो फिजिक्स है। ये बच्चा हर जगह पे है, हर जगह पे ये चीज है बच्चे। एक मिनट में देखता हूँ, ये देखो, ये नजर आ रही है बैंकिंग। ये देखो भाई, ये बटाला गुरदासपुर का हाईवे आगे ऐसे रोड नजर आ रही है आपको? ठीक है, तो ये बैंकिंग है, ये देखिए बैंकिंग है बच्चा, बिल्कुल से बेटा। बहुत जगहों पर ये देखो, ये बैंकिंग ऑफ रोड है, ये बैंकिंग ऑफ रोड है, ये देखो ये बैंकिंग। मैं बैंकिंग ऑफ रोड बहुत जगहों पर बच्चे आपके पास आ जाती है। ये बैंक हम जानबूझ के बैंकिंग करते हैं बच्चे रोड की, ताकि गाड़ी को स्पीड मिल सके। हाईवे तभी तो तेज होते हैं बच्चे। हाईवे हमारे पास तेज कब होते हैं, या हमारे पास तभी तेज होते हैं बच्चे जब हम रोड्स की क्या करते हैं बच्चे। आपके ये देखो बैंकिंग नजर आ रही है, बैंकिंग बच्चे? यस सर। ठीक है, ये आपके पास नजर इसी वजह से हमारे पास। ये देखो अब जो देखो, जो कम स्पीड वाले लोग, ये वाले जो आपके पास, ये वाले जो ये वाले बच्चे हमारे पास है, ये वाले जो आपके पास, एक मिनट हमारे पास, या अरे रुक जा भाई, आज तो ना सर स्कॉर्पियो जो ऊपर वाले ये जल्दी कवर करेंगे कि नीचे वाले? देख, ये वालों के ऊपर बच्चे आपके पास नॉर्मल रिएक्शन N है, और ये बच्चे आपके पास mg। इनको सिर्फ एक फ्रिक्शन चाहिए बच्चे अंदर की तरफ, ताकि ये क्रॉस कर जाए। और ये काफी स्लो चल रहे हैं बच्चे, ये स्लो चल रही है गाड़ी, स्लो चल रही है। ये भी यहाँ पर बच्चे बैंकिंग होगी। देखो, ये आपके पास क्या होगी, दिखाई दे रहा बच्चे आपको? ये हमारे पास क्या होगी? बैंकिंग, ये एंगल थीटा। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अब कैसे आएगा बच्चे? आपके पास n ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से अब हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। हाँ या ना बच्चे? ये ऐसे n cos थीटा Yes, n sir. sin थीटा। बिल्कुल, हमारे पास एक cos थीटा आ जाएगा, एक sin थीटा। ये देखो बच्चे, ये एंगल थीटा आ जाएगा, ये n cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा? एन साइन थीटा। n sin थीटा। क्योंकि अब देखो सर्कल ऐसे जा रहा है, तो सर्कल का सेंटर कहाँ पर होगा? यहाँ कहीं पर होगा। हाँ या ना? तो n यस sin सर। प्लस बच्चे, जब आप स्पीड ज्यादा बढ़ाते हो बच्चे, तो इसकी टेंडेंसी बाहर निकलने की होती है। स्पीड कम होती है तो आप नीचे आते हो, स्पीड ज्यादा आती है तो बाहर। ये दिखाई भी दे रहा है, हाई स्पीड वाले ऊपर जा रहे हैं बच्चे हमारे पास,
और लो स्पीड वाले नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की टेंडेंसी इसके कहाँ पर लगने की होती है बच्चे, ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगी, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तो इस पे फ्रिक्शन बच्चे आपके पास इसके टायर पे नीचे लगे, यानी कि फ्रिक्शन आपके पास यहाँ पर लग जाएगी। आपके पास है एन यहाँ पर है, और ये बच्चे हमारे पास नीचे साथ में कौन सी फोर्स लग रही है, एम जी। देखो हमेशा बच्चे फिजिक्स काम करती है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बनाकर बता रहा हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी। ये फ्रिक्शन लग गए, और फ्रिक्शन के भी बच्चा बताओ हमारे पास कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, हाँ या ना। एक बच्चे अंदर की तरफ को लग जाएगा, एक नीचे की तरफ को लग जाएगा, एक नीचे की तरफ को और एक यहाँ की तरफ को लग जाएगा। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। बताओ फ्रिक्शन कौन सी लग जाएगी, एफ कॉस थीटा, और नीचे कौन सी लग जाएगी, शाबाश। F sin theta. अब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, शाबाश बताओ। F cos F theta. cos theta. ना, एक और है ऊपर देखो, n sin N theta. sin theta. थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। इसकी वजह से हमारी डिपेंडेंस फ्रिक्शन पे बढ़ गई कि कम होगी, कम होगी, क्योंकि अब नॉर्मल रिएक्शन भी हेल्प करेगा इस कर्व को क्रॉस करने में, तो हम फास्ट भी हो जाएंगे और फ्रिक्शन के ऊपर हमारी डिपेंडेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने प्रैक्टिकल बताया, मैंने एक डायग्राम को एनालिसिस करके बताया कि बेटा सर फिर ऊपर वाले ज्यादा स्पीड चलेंगे ना? क्या बेटा, सर जो ऊपर वाले हैं ज्यादा स्पीड चलेंगे ना फिर? मैं आपकी आवाज पहले तो क्लियर है, लेकिन लास्ट में कुछ आवाज थोड़ा सा तो माइक। जो ऊपर वाले जो हैं वो ज्यादा स्पीड चलेंगे फिर एज कम्पेयर टू नीचे है। हाँ डेफिनेटली, तभी तो हाईवे बनाएगी, नहीं तो बच्चे इतना इंजीनियर्स को दिमाग लगाने की क्यों जरूरत है। बच्चे इंजीनियर्स को क्यों बुलाया जाता है कि भाई देखो हमें अपनी लाइफस्टाइल को फास्ट करना है। और आपने मौत के कुएं को देखा है, डेथ ऑफ बॉल जिसको बोला जाता है, बच्चे कभी देखा है उसको आपने? वहां पर जैसे जैसे कार और मोटरसाइकिल फास्ट होती जाती है, वो ऊपर आने सर। स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे जैसे वो स्लो होती है वो कहाँ पर जाने शुरू हो जाते हैं, नीचे। नीचे। वाली कार फास्ट जाएगी, नीचे वाली का ये आपके पास इंडिया में तो अब ये कॉन्सेप्ट है नहीं, जो फॉरेन कंट्री में ये स्लो लेन होती है और ऊपर वाली क्या होती है बच्चे, फास्ट लेन। इस वजह से बच्चे हमारे पास ये फास्ट चलेगी और नीचे वाली बच्चे आपके पास स्लाइटली स्लो, आपने चूज किया बच्चे, ठीक है। तो ये बच्चे देखिए रोड की हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, बैंकिंग आ जाती है। नाउ दिस इज द बैंकिंग ऑफ द रोड, ये एंगल थीटा। अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो वो रेस कर सकते। जी बोलो। सर वो बोला सर दोबारा बता दो सर, जिसमें आपने एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा जिसमें हमने एफ की निकाला है ना सर, तो पूरा दोबारा बता दो सर, बाकी दोनों समझ आ ही गया। कौन सी चीज, कंपोनेंट्स बनाने नहीं आया आपको बच्चे? सर ये मतलब क्या है, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया। ये फ्रिक्शन है ना बच्चे, फ्रिक्शन है, ओके सर। क्योंकि आपकी गाड़ी की टेंडेंसी फास्ट जब होती है तो वो बाहर जाने की होती है। लेकिन सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ऐसे मतलब इस आउटर एज में, अगर ऐसे वाले आउटर एज में जाना पड़ेगा, हमारी स्पीड अगर सर लो होगी, हम तो सर उनके साथ क्लैश कर देंगे जो जो उस साइड चल रहे होंगे। वो क्लैश करोगे। मैक्सिमम एक्सीडेंट क्यों होते हैं, आपके एक्सीडेंट क्यों होते हैं? जब स्पीड पे कंट्रोल नहीं है, जब आपकी जजमेंट बुरी है, आप क्लैश करोगे। लेकिन क्लैश करवाना नहीं है ना बच्चे, ह्यूमन नेचर है कि हम बचा लेते हैं। हम जैसे गाड़ी को स्पीड देते हैं हमारी गाड़ी बाहर की तरफ को भागती है। तभी तो बच्चे फार्मूला 1 रेस वगैरह के अंदर जब गाड़ी यस सर, तो बाहर की तरफ यही होता है। तो जो जितने ऑडियंस है उसकी तरफ को गाड़ी आती है, वो आउटर एज पे जाती है। स्लो करोगे तो धीरे धीरे आप नीचे की तरफ को गिरोगे, फास्ट करोगे तो बाहर की तरफ। यानी कि इसको बोला जाता है, ध्यान से सुनना, फास्ट करोगे तो आप स्किड करते हो। यहाँ पर अगर आप फास्ट चलोगे तो आप स्किड करोगे। क्या करोगे, स्किड करोगे, ऊपर की तरफ को स्किड करोगे। और अगर स्लो चलोगे तो आप स्लिप करोगे। कहाँ की तरफ को स्लिप कर जाओगे, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास केस है जी। अब भी समझ में आया कि नहीं आया? प्रैक्टिकली डायग्राम बताया, कोई बताता नहीं अब टीचर, ये आपको प्रैक्टिकली मैंने डायग्राम के बच्चा देख। अब ये क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन पूछूं सर? आप दो सर मेरे को ना सर, एक्चुअली सर पता नहीं आप क्या समझोगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन है, अगर सर ऐसी मतलब ऐसी इसमें जिसमें कि हमारा स्पीड फास्ट हो रहा है, अगर वहां पर एम्बुलेंस हो, एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट हो सर, उसके फिर उसके डायरेक्शन किधर को होगी सर? फिर किसके बच्चे? सर जैसे सपोज करो सर एक एम्बुलेंस है सर, वो भी सर इसी मतलब आउटर मोस्ट एज पे चल, मतलब हाई स्पीड से चल रही है सर इसी एज पे। सर जो पेशेंट अंदर लेटा होगा सर, उसकी उसकी डायरेक्शन उस सेंटर की तरफ होगी ना सर? नहीं,
जो पेशेंट होगा, हर चीज, जब वॉशिंग मशीन घूमती है तो जो कपड़े होते हैं वो उनकी टेंडेंसी कहाँ पर जाने की होती है, बाहर, आउटर। मैं बताता हूँ ना इसका रीजन क्या है। इसका एक रीजन है बच्चे, पेशेंट, ये पेशेंट रखा हुआ है, पेशेंट भी सर्कुलर मोशन में है या ना? हेलो शॉर्गो, यस सर। अगर पेशेंट सर्कुलर मोशन में है तो उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, हाँ या ना? यस सर। तो बेटा वो पेशेंट अगर बाहर की तरफ को जाएगा सर्कुलर मोशन में, तो पेशेंट के कपड़ों के बीच में और सीट के बीच में फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी, इनवर्ड लगेगी। वर्ड फ्रिक्शन बच्चे रिस्पॉन्सिबल होगी उस पेशेंट के भी सर्कुलर मोशन में जाने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से बच्चे हमारे पास बहुत, देखो आप जब गाड़ी मुड़ती है तो आप ऐसे क्यों जाते हो, आप ऐसे क्यों जाते हो, रीजन, जब आप ऐसे जाते हो, देखो मेरा हाथ की मोशन कहाँ पर, ऐसे आपके सर्कुलर मोशन, क्योंकि जैसे बच्चे हम इस तरीके से जाएंगे मेरे हाथों का टेंशन का एक कंपोनेंट सर्कल के सेंटर की तरफ हो जाएगा। ये आपको सोचना है कि सर्कुलर मोशन में अगर आप जा रहे हो तो उस केस में कोई ना कोई एक ऐसे आप पे फोर्स लग रही होगी, पेशेंट की बॉडी पे फोर्स ऐसे लग रही होगी जो कि बच्चे हमारे पास सेंटर की तरफ है। अगर मैं उस पेशेंट के स्ट्रेचर को रस्सी से बांध दूं, जैसे वो गोल घूमेगा वो स्ट्रेचर कहां पर जाएगा, बाहर, तो रस्सी में क्या डेवलप हो जाएगी, टेंशन। वो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ को लगेगी। तो पेशेंट की टेंडेंसी बाहर की तरफ को जाने की होगी, अंदर नहीं बची, ठीक है बेटा, ठीक है सर। जी। सर ये एक क्वेश्चन था कि जैसे ये कार जा रही है, ये तो राइट हैंड साइड को मुड़ रही है, तो उसका टायर की डायरेक्शन भी सर राइट हैंड साइड को होगी। हाँ तो हाँ, सर ये क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन दूसरी साइड को क्यों नहीं लगी, देखो इस साइड को लगी। देखो मेरे बच्चे, बात पता क्या है एक्चुअल के अंदर क्या है, जब आप बैंकिंग रोड की बात कर रहे हो, पहले तो आप बताइएगा, यस और नो। यस सर, इसकी डायग्राम की बात कर रहा मैं हूँ। समझ गया बच्चे, मैं समझ गया। एक्चुअल के अंदर बच्चा हमारे पास क्या होती है, ये जो फ्रिक्शन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं ये लिमिटिंग वाली होती है। कौन सी होती है, लिमिटिंग वाली, लिमिटिंग। लिमिटिंग। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर बच्चे हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसको टिकाकर वो गोल घुमा रही, मतलब कि वो चीज नीचे ना गिर जाए, वो चीज उसको स्टेबल रख सके ऐसे। आपने कभी गाड़ी चलानी ना जगजोत, तो गाड़ी बच्चे किसी बैंक रोड पे कभी चला कर देखना, आपको स्टीयरिंग मोड़ने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, आप देखना कभी आपकी गाड़ी अपने आप, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन अपने आप, स्लाइटली थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो जो फ्रिक्शन है बच्चे वो आपको होल्ड कर रही है कि आप उसी पोजीशन पे रुक कर गाड़ी को क्या कर सके, गोल घुमा सके। तो ये फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं है, ये फ्रिक्शन कौन सी है, स्टैटिक। गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जगजोत ने पूछा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक के अंदर भी कौन सी फ्रिक्शन है बच्चे आपके पास, लिमिटेड। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि सर ये फ्रिक्शन कौन सी होनी चाहिए, भाई लिमिटिंग होनी चाहिए जो कि इसको होल्ड कर रही है वहां पर, बिल्कुल सही चीज। ठीक, और कोई क्वेश्चन बच्चे? और सर इसकी ये डायरेक्शन इधर क्यों है, अगर टायर इसके राइट हैंड साइड को है तो? हमारे पास टेंडेंसी, मतलब टेंडेंसी, अगर यही जो गाड़ी है ये स्लो चलेगी और नीचे गिरेगी तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगने लग जाएगी, ऊपर। ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन परमानेंट नहीं है। आप खुद ये बात का अंदाजा लगाओ, जब आप गाड़ी फास्ट चलाओगे बैंक रोड के अंदर, इसकी टेंडेंसी कहाँ पर जाने की होगी, ऊपर की तरफ की नीचे की तरफ। जब आप अगर गाड़ी पास लाएंगे तो ऊपर की तरफ। तो फिर टेंडेंसी अगर ऊपर जाने की है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगी, ताकि इसको उस पॉइंट पर होल्ड करके इसको गोल घुमाया जा सके। और अगर आप स्लो चलाओगे तो इसकी टेंडेंसी नीचे गिरने की है, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगी। ये परमानेंट डायरेक्शन नहीं है। अगर मान लिया जाए कि ये गाड़ी स्लो हो जाती है और नीचे आ जाती है, तो उसी केस में यही फ्रिक्शन ऊपर लगने लग जाएगी, ताकि बच्चे ये धीरे धीरे बड़े आराम से स्लो चले। मेरी बात को ध्यान से समझना, दो कंडीशंस होती है, एक स्किड करती है गाड़ी, एक स्लिप करती है। जब आप गाड़ी फास्ट चलाते हो स्किड करती है ऊपर, बेटा अगर फ्रिक्शन नीचे नहीं लगेगी, मेरी बात दूसरे तरीके से समझ, अगर फ्रिक्शन नीचे नहीं लगेगी तो बच्चे फ्रिक्शन हमारे पास यहाँ पर F cos थीटा आपके पास ऊपर लगेगी। और फ्रिक्शन अगर ऊपर लगेगी तो उसका कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन वाले इस कंपोनेंट को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा?
अगर ये फ्रिक्शन नीचे नहीं लगेगी, ऊपर लगेगी बच्चा हमारे पास, तो फ्रिक्शन के फिर से दो कंपोनेंट बन जाएंगे जगजोत, अपोज कर देगा फिर। अपोज। तो n sin थीटा में से फ्रिक्शन अगर अपोज करेगी बच्चे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कम हो जाएगी तो आप ज्यादा स्पीड से चल पाओगे कि कम स्पीड से? कम स्पीड से। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चे। अगर मेरे को स्पीड ज्यादा चाहिए बच्चे, तो फ्रिक्शन उसमें बल्कि हेल्प करती है मुझे, वो हेल्प करती है बच्चे मुझे, वो हेल्प करती है हमें। क्यों हेल्प करती है बच्चे हमारे पास? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नीचे, या तो आप बोलो सर फ्रिक्शन नहीं है, सर फ्रिक्शन अगर है तो दो केसेस हैं, नीचे लगेगी या ऊपर लगेगी। अगर नीचे लगेगी तो फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के साथ ऐड हो रही है, और बच्चे इस वजह से आपको बहुत बड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, बहुत बड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब बहुत बड़ी स्पीड से आप चल सकते हैं। और अगर फ्रिक्शन अपोज करेगी तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स को वीक कर देगी, और इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स वीक हो जाएगी। जितनी छोटी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बता दो बच्चे हमारे पास। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv बड़ी है तो स्पीड भी बड़ी होगी, ये फोर्स छोटी है तो स्पीड भी तो छोटी होगी ना बच्चे। तो अगर आप हाई स्पीड पे जाना चाहते हो तो नेचर काम करती है, बोलती है मैं तुम्हें फ्रिक्शन देती हूँ, तुम ज्यादा स्पीड से चलोगे। तो अगर फ्रिक्शन, मेरे पास तो दो ही चीजें, या तो मैं फ्रिक्शन ऊपर लगा दूं या नीचे लगा दूं, और अगर मैं दोनों कंडीशंस को देखूं तो मुझे अब समझ में आने लगता है। अगर फ्रिक्शन ऊपर लग रही है तो इसका मतलब ये बॉडी नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, तभी तो कम स्पीड होती जाएगी और धीरे धीरे ये रुक जाएगी। और अगर मैं हाई स्पीड पे चलता हूं तो फ्रिक्शन नीचे लगती है, क्योंकि इस बॉडी की टेंडेंसी ऊपर जाने की, ये ऊपर आपके पास स्किड करती है। और आप देखना ना बच्चे, ये ऑब्जर्वेशन है, जब कोई हाई गाड़ी बहुत फास्ट चलती है तो आपको बहुत मुश्किल होती है उसको बच्चे अंदर की तरफ लेके आने के लिए, स्टीयरिंग पे जोर लगता है, क्योंकि आपकी गाड़ी बाहर जाना चाहती है, तो नीचे फ्रिक्शन लगेगी, जो कि मोशन को बच्चे हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट करेगी, और जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाती है और वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। जगजोत, आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चे? आगे सर आगे। तो कोई बात नहीं, सबने आज गाड़ी पे चला के ही छोड़ना आज, ठीक है। अच्छा, टायर्स का साइज मैटर करता है? क्या बच्चे? टायर्स का साइज मैटर करेगा? बहुत सारी चीजें, मैंने आपको क्या बोला, आपको तो बहुत सिंपल चीजें करवा रहे। देयर आर 26 इक्वेशंस, देयर आर 26 इक्वेशन। टायर का साइज, टायर के बीच की ये सेपरेशन, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत। अब जो क्या होता है बच्चे, जितने ट्रक्स होते हैं वो ऊपर तक भर जाते हैं, तभी तो पलटते हैं बच्चे। आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी ऊपर चलती जाएगी, आपने देखा होगा कई पर्सन जो है अपने दोस्त को कंधे पे बैठा के स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी पलट जाती है। क्यों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, बहुत फैक्टर्स हैं यार। अर्शो, हम तो बहुत सिंपल सी बातें कर रही है, ठीक है। टायर का साइज भी मैटर करता है, ठीक है। चलो अब आगे चले। मेरे को लगता है जब हमने कभी इसी गाड़ी से हम, जो हमें बहुत वो हो गया कि हम बोलते कि यही करते हैं। चले आगे चले बच्चे। यस सर। चलो, आज हमको इस गाड़ी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। ओके, सब दोबारा लौट के बुद्धू घर को आए तो ये गाड़ी कितनी सिंपल सी, सर वहां सर क्या बना दिया वहां, फिर भी कुछ समझ में आ रहा था। चलो, सो ये बच्चे हमारे पास एंगल थीटा, और ये एंगल थीटा, और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे हम इस चीज को एनालिसिस करते हैं। ये देखिए बच्चे, ये ऐसे, ये वो जो चीज हम देख रहे थे, ये आपके पास एंगल थीटा आ गया, और ये गाड़ी है बच्चे हमारे पास। इस गाड़ी के लिए बच्चा, और ये गाड़ी ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, वही गाड़ी है जो अभी दिखाई थी, जिसका पिछला हिस्सा था। इसका mg बच्चा हमारे पास कहाँ पे लग रहा है? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लग रहा है? n ऊपर। अब नॉर्मल रिएक्शन के मेरे पास दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये एंगल थीटा, ये थीटा 90 माइनस थीटा, और थीटा ऊपर मेरे पास क्या आ गया? n cos थीटा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? n sin थीटा। और यहाँ पर इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो फ्रिक्शन लग जाएगी नीचे। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये एंगल थीटा तो f cos थीटा, और नीचे की तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा? f sin थीटा। अब ध्यान से समझो, क्योंकि ये गाड़ी इंक्लाइन प्लेन पे टिकी हुई है, तो पहली इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी?
n cos of theta is equal to mg plus of f sin of theta. ये मेरे पास पहली इक्वेशन, n cos theta is equal to mg plus of f sin theta. दूसरी इक्वेशन, n sin theta plus f cos theta, n sin theta plus f cos theta, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है mv स्क्वायर बाई r. याद रखना, ये मैं कौन सा केस करवा रहा हूँ, स्केडिंग का केस करवा रहा हूँ, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। पर इस पे चलानी नहीं है गाड़ी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है. बच्चा बोलता है लै सानू सब पता लग गया हूँ गड्डी किस तरह चलती है, लै भी गड्डी की चाबी लेके आओ. ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई, n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस ऑफ f sin थीटा. 1 को हम दोबारा फिर से चेंज करते हैं, और 1 को कैसे, n cos थीटा माइनस f sin थीटा. फोकस करना, तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, फोकस करना. सो हमारे पास, मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, और दूसरा मेरे पास n sin थीटा प्लस ऑफ f cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. यहाँ पर r उस सर्कुलर, आपने देखा हो ना स्पीड लिमिट इन दिस रोड, वो स्पीड लिमिट ऐसे तय होती है. कैसे स्पीड लिमिट है, खासकर कर्व्स के ऊपर स्पीड लिमिट लगाई जाती है, इंजीनियर्स कैलकुलेट कर देते हैं. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, शाबाश बताओ. मेरे पास आ जाएगा cos थीटा, n cos थीटा माइनस ऑफ म्यू n sin थीटा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, n sin थीटा प्लस ऑफ म्यू n cos ऑफ थीटा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, mv स्क्वायर बाई r. तो r चला गया ऊपर, m से m क्या हो गया, कैंसिल. ये n आपके पास n और n कैंसिल, तो cos थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस ऑफ म्यू cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू r. न्यू नहीं कट जाएगा सर, न्यू नहीं कटेगा सर, ऐसे कट जाएगा बच्चे, म्यू कॉमन भी तो आना चाहिए. n कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे, मास ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है, म्यू कैसे कट जाएगा मेरे बच्चे, म्यू मतलब, हाँ बोलो. क्योंकि सर वो ओके सर सर मैं समझ आ गया सर, आपका क्या है मेरे को समझ आ गया. अब बच्चा हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू rg, यहाँ पर साइन थीटा प्लस ऑफ म्यू cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर cos थीटा माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा. करना क्या है, अब इसको बच्चे हम ऊपर और नीचे को डिवाइड लेफ्ट राइट हैंड साइड बाय cos ऑफ थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बच्चे हम क्या कर देते हैं, cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं. तो बताओ बच्चे, ये वेलोसिटी का स्क्वायर rg, cos से डिवाइड किया तो ऊपर क्या आ गया, टेंजेंट थीटा प्लस ऑफ म्यू. नीचे बच्चे हमारे पास कितना आ गया, 1 माइनस म्यू टेंजेंट ऑफ थीटा. और आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ rg टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेंजेंट ऑफ थीटा. ये मैक्सिमम वेलोसिटी. अगर कोई टीचर मिनिमम वेलोसिटी बोलता है तो उसके लिए क्या चीज है, मैं आपको बता देता हूँ, rg टेंजेंट ऑफ थीटा. जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, और जहां माइनस है वहां पर आप प्लस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी बच्चे, यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी. तो हमारे पास एक तरफ मैक्सिमम वेलोसिटी है जब आप बहुत फास्ट चलोगे, और एक तरफ मिनिमम वेलोसिटी है जहां पर आप स्लाइटली स्लो चलोगे. तो आपकी सेफेस्ट वेलोसिटी कौन सी है बच्चे, आपके पास बताओ. हमारी सेफेस्ट वेलोसिटी हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम, और बच्चा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम. इस स्पीड पे अगर आप चलते हो तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ चलोगे.
मैक्सिमम के ऊपर आप स्किड करते हो और मिनिमम पे आप क्या Slip. करते हो, स्लिप करते हो। स्लिप। तो ये चीज बच्चे आज आपको घर पे जाकर बहुत अच्छे से, जब भी टाइम लगे 1 घंटा जरूर बच्चे इस पे लगाना। न्यूमेरिकल अभी नहीं करने, 1 घंटा लगाओ और बेटा फास्ट से इसको करना। तो कल बच्चे हम इसके आगे की चीजें करेंगे, ठीक है, आगे। और कल हम कोशिश करेंगे कि आपका सर्कुलर मोशन बाइंड अप हो जाए, ठीक है। फिर 1-2 दिन लगाकर बच्चे हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे बच्चे, और फिर हम वर्क पावर एनर्जी की तरफ जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलो बेटा। सर जो आपने मैंने आपको पूछा था ना सर कि वो पेशेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, आउटवर्ड्स। मतलब सर जैसे सेंटर के एंटी। हाँ बिल्कुल, बाहर की तरफ को जाएगा। ओके सर। सर अगर रोप लगी होगी नहीं लगी होगी सर? नहीं, अगर लगी होगी बच्चे जैसे मर्जी लगाओ आप। जब कार मुड़ती है तो तुम कार के अंदर कहाँ कहाँ की तरफ को जाते हो? सर मतलब हम सेंटर के तरफ तो नहीं जाते सर, हम थोड़ा। ये फिर पेशेंट सेंटर की तरफ कैसे चला जाए? ठीक है, ओके सर। ओके बच्चे चलिए, ओके बच्चे चलिए, ओके ठीक है।